सो इन दिस वीडियो हम लोग कुछ यूनिट्स एंड डायमेंशंस के सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन में कहता है कि एसआई सिस्टम में टेम्परेचर का यूनिट क्या है। तो एसआई सिस्टम में टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। नेक्स्ट में पूछ रहा है कि विच अमंग्स द फॉलोइंग इज़ नॉट इक्वल टू वॉट। ठीक है, वॉट किसका यूनिट है? पावर का। तो हमें पावर के जितने फॉर्मूले पता है उन्हीं से कंपैरिजन करेंगे। एक पावर का फॉर्मूला क्या है? इट इज़ द रेट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड और कंज्यूम्ड, या फिर वर्क के टर्म्स में बात करें तो रेट एट विच वर्क इज़ डन, इसको भी हम लोग पावर कहते हैं। यहाँ से हमारे पास एक यूनिट आता है जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड तो वॉट के बराबर है। दूसरा हमारे पास करंट में हम लोग पढ़ते हैं कि थर्मल पावर जनरेटेड अक्रॉस अ रजिस्टर कितना होता है, उसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं और वो होता है, एक फार्मूला होता है वी इंटू आई। इसी में ओम्स लॉ से आई को अगर मैं वी बाई आर कर दूंगा तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। उसमें वी को अगर मैं आई आर सब्सटीट्यूट कर दूँ पहले फार्मूले में तो मेरे पास ये हो जाता है आई स्क्वायर आर। ये सारे तीनों ही थर्मल पावर के फार्मूले हैं। अब यहाँ से अगर मैं यूनिट्स देखूंगा तो ये वी इंटू आई का यूनिट होगा क्या? वोल्ट इंटू एम्पियर। ये भी वॉट के बराबर होगा। यहाँ से मेरे पास आई स्क्वायर इंटू आर में देखूँ तो ये हो जाएगा एम्पियर का स्क्वायर इंटू ओम। ठीक है, तो ये तीन यूनिट्स तो हमारे पास गिवन है, जूल पर सेकेंड, एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम और एम्पियर इंटू वोल्ट। ये तीनों वॉट के बराबर है। एम्पियर बाय वोल्ट वॉट के बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट में पूछ रहा है कि जूल इंटू सेकेंड किसका यूनिट है। ठीक है, और हमारे पास कुछ ऑप्शंस में क्वांटिटीज़ गिवन है, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम और पावर। ठीक है, तो हमें पता है कि जूल किसका यूनिट होता है? जूल वर्क का यूनिट है। तो सबसे पहले हम वर्क का डायमेंशन देखेंगे। वर्क का डायमेंशन निकालने के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2 और उसमें एक मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का L लग जाएगा। मेरे पास फाइनल डायमेंशन कितना हो जाना है? ML/T-2। अब ये मेरे पास है, ये तो सिर्फ है जूल का। मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है? जूल सेकेंड। तो जूल सेकेंड को अगर मैं डायमेंशनली एनालाइज करूं तो मुझे टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। T-2 था, 1 अगर 1 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू फाइनली मेरे पास जूल सेकेंड का डायमेंशन कितना आ गया? ML/T⁻⁻1। ठीक है, ये है जूल सेकेंड का। अब जो भी क्वांटिटीज़ हमें गिवन है हम उनके डायमेंशन से कंपेयर करेंगे जूल सेकेंड को। एनर्जी वर्क के बराबर ही डायमेंशन रखता है, ये हो जाएगा ML/T-2। यहाँ पे हमने वर्क का डायमेंशन निकाल रखा है। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, ये हो जाएगा ML/T-1। एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये लीनियर मोमेंटम ऊपर अभी निकाले थे ML/T-1, इसको अगर मैं L से कर दूँ तो ये हो जाएगा ML/T-1। यही मेरा जूल सेकेंड से मैच करता है। और फाइनली पावर अगर मैं देखूँ तो पावर है एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी का डायमेंशन वर्क के बराबर होगा और उसको अगर मैं टाइम से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू ML/T-3 आ जाएगा। तो ऑप्शंस के हिसाब से सिर्फ ये वाला ऑप्शन मैच करेगा। कभी भी कुछ भी ऐसा यूनिट दे दे और पूछ दे किसका यूनिट है, सबसे पहले इसका डायमेंशन निकालो, ऑप्शंस में जो क्वांटिटीज़ गिवन है उनके डायमेंशन से कंपेयर कर लो, ख़त्म। नेक्स्ट में पूछ रहा है कि लिक्विड है CGS सिस्टम में, उसके डेंसिटी का वैल्यू है 0.625 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमसे पूछ रहा है कि SI सिस्टम में इसके इस वैल्यू ये वैल्यू कितनी हो जाएगी SI सिस्टम में। ठीक है, तो हमें पता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट साइज। तो N1 इंटू U1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? N2 इंटू U2। ठीक है, अब N1 U1 ये जो है इसको मैंने बोला है कि ये SI सिस्टम के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ है। N2 U2 वाली वैल्यूज़ मेरे पास CGS सिस्टम के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, अब हमारे पास CGS सिस्टम में वैल्यू हमें गिवन है, SI सिस्टम में हमसे पूछा है। कहने का मतलब SI सिस्टम में N1 के बारे में मुझसे पूछ रहा है। तो N1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? N1 को मैं लिखूँगा N2 इंटू U2 अपॉन U1। U2 कौन से यूनिट सिस्टम में है? CGS में है। U1 किस में है? SI में है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, जिस भी क्वांटिटी का यूनिट कन्वर्जन करना है सबसे पहले उसका डायमेंशन लिखना होगा। जैसे हमें यूनिट कन्वर्जन करना है डेंसिटी का, डेंसिटी को हम लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। ये हुआ मास, ये हुआ वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी का डायमेंशन कितना हो गया? ML-3। ठीक है, तो अब ये जो U2/U1 है इसमें हम डायमेंशनली वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर मैं यहाँ आ जाऊँ तो मेरे पास क्या आ गया? N1 इज इक्वल टू N2 का वैल्यू, CGS सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे 6.625 गिवन है, ये हुआ N2। ठीक है,
उसके बाद मेरे पास u2 बाई यू वन में क्या करूँगा, पहले मेरे पास आएगा डायमेंशन क्या है, एम एल माइनस थ्री। तो m का डायमेंशन मैं पहले लिखूंगा और मुझे u2 बाई यू वन लिखना है। u2 मतलब CGS सिस्टम में मास अपॉन MKS सिस्टम में मास। CGS सिस्टम में मास क्या होता है 1 ग्राम, MKS सिस्टम या SI सिस्टम में नीचे मास कितना है 1 kg। ठीक है, दूसरा मेरे डायमेंशन में क्या है L की पावर में -3, तो मैं L को लिखूंगा u2 अपॉन यू1 और उसकी पावर में लगाऊंगा -3। ठीक है, ऊपर में u2 है वो CGS सिस्टम है, लेंथ का CGS सिस्टम में यूनिट होता है 1 सेंटीमीटर, SI सिस्टम में लेंथ का यूनिट होता है 1 मीटर। यहाँ से बस नेक्स्ट स्टेप में हमें वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है। 1 kg को क्या लिख सकता हूँ 1000 ग्राम, 1 मीटर को लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर। यहाँ से ये वैल्यू कितनी आएगी, ये 1/1000 हो जाएगा 10 टू द पावर -3। ये 1/100 को मैं लिखूंगा 10 टू द पावर -2, उसकी पावर में -3। यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 0.625 और 10 की पावर्स को सिंप्लीफाई करूँगा तो 3 मिलेगा और ओवरऑल वैल्यू आपके पास हो जाएगी 625। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट में हमसे पूछ रहा है कि सरफेस टेंशन के डायमेंशंस क्या होंगे। सरफेस टेंशन को हमने डिफाइन किया है एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन एनी लिक्विड सरफेस। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाय लेंथ का डायमेंशन, फोर्स होता है mlt -2, लेंथ हो जाएगा l, यहाँ से l और l कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा mt -2। हमसे पूछ रहा है डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स आर इक्वल टू दैट ऑफ क्या। इम्पल्स को हम जे से डिनोट करते हैं और उसको बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय कितनी देर के लिए वो फोर्स एक्ट कर रहा है, और ये मैं इक्वल टू होता है मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम के। ठीक है, तो ये लीनियर मोमेंटम के चेंज के बराबर होगा। एक इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी है, ठीक है, कि इम्पल्स ड्यू टू एनी फोर्स इक्वल्स चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स का जो डायमेंशन है वही चेंज इन मोमेंटम का भी होगा, वही मोमेंटम का भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पोजेस द सेम डायमेंशंस एज दैट ऑफ प्रेशर। तो सबसे पहले प्रेशर का डायमेंशन लिखेंगे। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशन mlt -2 और एरिया का डायमेंशन L2। यहाँ से मेरे पास प्रेशर का डायमेंशन आ गया ml -1 t -2। अब मैं बाकी सारी चीज़ों का डायमेंशन निकाल के चेक करूँगा, कंपेयर करूँगा किसका प्रेशर से मैच करता है। स्ट्रेस भी कैसे डिफाइंड है, इट इज़ द परपेंडिकुलर फोर्स या नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। यहाँ से ये भी डायमेंशन मेरे पास किसका आ गया, स्ट्रेस का, प्रेशर के बराबर आ गया। बल्क मॉड्यूलस डिफाइंड है चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये चेंज इन वॉल्यूम ये L³ होगा, ये वॉल्यूम ये भी L³ होगा, ये दोनों कट जाएगा। आपके पास बल्क मॉड्यूलस का जो डायमेंशन है वो चेंज इन प्रेशर या फिर प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, और प्रेशर का फिर से डायमेंशन कितना है ml -1 t -2। ये dv/v को हम लोग फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, थ्रस्ट को फोर्स का ही दूसरा नाम है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा mlt -2। एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी का डायमेंशन हमने ये लिख लिया और उसको वॉल्यूम के डायमेंशन से डिवाइड किया तो हमें ये क्या मिल गया ml -1 t -2। हमसे पूछ रहा था कि कौन प्रेशर के बराबर नहीं है, तो सिर्फ इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा थ्रस्ट, बाकी सारे प्रेशर के ही डायमेंशंस रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले डायमेंशनल कांस्टेंट का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ बाकी क्वांटिटीज़ लिखना पड़ेगा। तो हमें पता है F = gm1m2 अपॉन r²। यहाँ से मैं g को क्या लिख सकता हूँ, g = F(r²) अपॉन m1 × m2। अब मुझे डायमेंशन अगर g का एनालाइज करना है तो मैं सारे टर्म्स का डायमेंशनल एनालिसिस करूँगा। तो g का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ फोर्स इंटू r² मतलब L2 और नीचे में m1 m2 मतलब m का पावर 2। ठीक है, अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। फोर्स का डायमेंशन mlt -1, बाकी डायमेंशन ऊपर में L2 नीचे में m2। इसको फाइनली मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे आंसर ये मिल जाएगा। ये है मेरा आंसर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल वैल्यू। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशन। ठीक है, पहले में पूछ रहा है टॉर्क और फोर्स। टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क = r×f या फिर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स में जब मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि L का मल्टीप्लिकेशन करूँगा तब मुझे टॉर्क मिलेगा। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, सेम डायमेंशन नहीं रखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स इन दोनों में भी रिलेशन है। किसी भी कंजर्वेटिव
फोर्स के लिए एक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है, उसको हम डिफाइन करते हैं चेंज इन डेल्टा यू बाय डेल यू बाय डेल आर। ठीक है, ये स्मॉल चेंज इन एनर्जी है, ये स्मॉल चेंज इन पोजीशन है और ये फोर्स है। ठीक है, तो फिर से मेरा फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी नहीं इक्वल होगा। पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन अगर मुझे चाहिए तो मैं फोर्स के डायमेंशन में इस चेंज इन पोजीशन यानी कि एल का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन वर्क डन के बराबर ही होगा और वर्क डन का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, वहाँ से मिलेगा ml/2 t-2। ये हुआ वर्क का डायमेंशन। नेक्स्ट मुझसे पूछ रहा है टॉर्क। टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स होता है ml/t-2, उसमें एक एल लग जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा ml/t-2। तो टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी का इक्वल है। नेक्स्ट मुझसे पूछ रहा है प्लैंक कांस्टेंट और लीनियर मोमेंटम, इनमें भी रिलेशन है। ठीक है, लैम्बडा इज इक्वल टू h/p, ये डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ का फॉर्मूला है। ये है वेवलेंथ, ये लेंथ्स को मेजर करेगा, इसका डायमेंशन एल होगा। ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये मेरा लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन इंटू इस लैम्बडा का डायमेंशन यानी कि इंटू एल। तो ये दोनों भी इक्वल नहीं होगा, सिर्फ टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगा। डायमेंशन निकाल के चेक कर लो कि इसका डायमेंशन सेम है नहीं है। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है कि कोई स्फीयर है जिसका रेडियस स्मॉल ए है, एक मीडियम में चल रहा है विद वेलोसिटी v, उस पर जो फोर्स लग रहा है वो आपको गिवन है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा इंटू ए इंटू वी। ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला है, विस्कस ड्रैग फोर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे ये ईटा को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसका हमसे पूछ रहा है कि डायमेंशन क्या होगा। अब ये विस्कस ड्रैग फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, F इज इक्वल टू 6 पाई, इसको हम लोग पढ़ते हैं ईटा आर इंटू वी। ठीक है, यही मेरा रेडियस ए है, यहाँ पे मैंने आर लिखा है, ए का वैल्यू आर है। तो मुझे जब सिर्फ ईटा का डायमेंशन चेक करना है तो बाकी टर्म्स को मैं रीअरेंज कर दूंगा। तो बाकी मैं क्या लिख सकता हूँ, ईटा इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय 6 पाई इंटू आर इंटू वी। 6 पाई मेरा कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन नहीं होगा, तो सिर्फ मेरा ईटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ लेंथ इंटू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक, फोर्स का डायमेंशन ml/t-2, लेंथ का डायमेंशन l हो गया, वेलोसिटी का डायमेंशन lt-1। यहाँ से सिर्फ डिनोमिनेटर में मुझे मिलेगा l/t-1, ऊपर से जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास फाइनल आंसर होगा ml-1t-1। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ चार्ज क्यू क्या होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ से मैं रो को क्या लिख सकता हूँ, आर ए अपॉन एल। ठीक है, अब मुझे पता है ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू होता है आई आर। यहाँ से मैं R को क्या लिख सकता हूँ, R को मैं लिख सकता हूँ V अपॉन आई। ठीक है, और V को अगर मैं देखूँ तो I को मैं क्या लिख सकता हूँ, I को मैं लिख सकता हूँ Q/T, और V को मैं, V होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये वर्क डन है, ये चार्ज है। ठीक है, मुझे I को हटाना है क्योंकि मेरा आंसर I के टर्म्स में नहीं है, Q के टर्म्स में है। तो I और Q में क्या रिलेशन है, I इज इक्वल टू Q/T या Q इज इक्वल टू I इंटू टी। अब ये जो V का वैल्यू है जो कि W/Q है, और यहाँ पे I को मैं सब्सटीट्यूट करूँगा Q/T, इस V को मैं सब्सटीट्यूट करूँगा W/Q। कहाँ पे, V इज इक्वल टू आई आर में या फिर R इज इक्वल टू रो एल बाय ए में, समझ लो। ठीक है, तो R, पहले मैं R को सिंप्लीफाई किया हूँ, उसको मैं फिर A और L से मल्टीप्लाई किया हूँ। ठीक है, तो R को मैं क्या लिख सकता हूँ, R है मेरा V अपॉन आई, V को मैं लिख सकता हूँ W/Q, और नीचे रखे I को मैं लिख सकता हूँ Q अपॉन T। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल गया, W इंटू टी डिवाइडेड बाय Q का स्क्वायर। ये है मेरा अभी रेजिस्टेंस का डायमेंशन। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना होगा किससे, एरिया का डायमेंशन होगा L² और नीचे लेंथ का डायमेंशन होगा L। तो अब मैं फाइनली जब इसमें मैं सारा सब्सटीट्यूशन करूँगा तो मेरे पास रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ वर्क इंटू टाइम अपॉन Q का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने R का वैल्यू रखा है, ये हुआ A, ये हुआ L। ठीक है, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा, W इंटू ये L² और ये L में से एक L कट गया, W इंटू एल इंटू यहाँ का T
ये रहा, और नीचे वाला क्यू स्क्वायर ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा क्यू की पावर -2। अब बस मुझे डब्लू का वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करना है, वहाँ से एम एल मिलेगा, उसको कंबाइन कर देंगे। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एम एल टू टी -2 इंटू यहाँ से मेरे पास पहले से क्या था, एल इंटू टी इंटू -q, ये मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट में हमसे पूछ रहा है डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, दोनों कैसे रिलेटेड है। डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दिया था ये लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय पी। लैम्बडा होता है डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, पी है लीनियर मोमेंटम। तो लैम्बडा वेवलेंथ मेजर कर रहा है, वो लेंथ का डायमेंशन लेगा। एच का डायमेंशन को मैंने एज इट इज़ लिख दिया है, और पी का डायमेंशन मुझे पता है। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का m और वेलोसिटी का एल टी -1। यहाँ से मैं h का डायमेंशन क्या निकाल सकता हूँ, ml/t-1। ठीक है, तो ये रहा मेरा मोमेंटम का डायरेक्शन, ये रहा मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट का डायरेक्शन, उसमें l से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसका डायमेंशन बताइए क्या होगा अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है फ्री स्पेस का। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। और एनर्जी डेंसिटी कैसे डिफाइंड है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मेरा है क्या, एनर्जी डेंसिटी, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का डायमेंशन जो कि वर्क का डायमेंशन होगा, और नीचे वॉल्यूम का डायमेंशन, दोनों का रेशियो ले लिया आपने, आपको एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन मिल जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर ऊपर देखे थे, ये प्रेशर का ही डायमेंशन लेता है। नेक्स्ट में हमसे पूछ रहा है कि अगर लेंथ के यूनिट को डबल कर दिया, वेलोसिटी को डबल कर दिया और फोर्स को डबल कर दिया, तो बताइए टाइम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मास पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मोमेंटम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एल अपॉन डायमेंशन ऑफ टी। ठीक है, अब पहले दो चीज़ों को पकड़ के मैं यहीं पे एनालिसिस करूँगा कि अगर मैंने लेंथ को कर दिया डबल, यानी कि ये 2l हो गया, और वेलोसिटी भी कर दे रहा हूँ मैं 2l, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। और t को चेंज होना चाहिए क्या, t को चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर t चेंज हो गया तो इन दोनों में डबल का रिलेशन नहीं रहेगा, तो t चेंज नहीं हो सकता है। कहने का मतलब टाइम डबल नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ से हमने ये बात यूज़ करी। अब टाइम अगर डबल नहीं हो सकता है तो इस चीज़ को हम लोग याद भी रखेंगे। नेक्स्ट में हमसे पूछ रहा है फोर्स के बारे में। फोर्स का डायमेंशन क्या लिख सकते हैं, mlt-2, ऊपर m इंटू एल, नीचे में t -2। ठीक है, अब टाइम डबल नहीं हो सकता, ये हमने ऊपर वाले ऑप्शन से एनालाइज किया है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। हमसे कह रहा है कि अगर हमने फोर्स को डबल कर दिया, इसको मैंने 2f कर दिया, ठीक है, और लेंथ को मैंने डबल कर दिया, इसको मैंने 2l कर दिया। अब अगर टाइम चेंज नहीं हो सकता है तो मास भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, वरना फिर इन दोनों का डबल होने का नहीं रह जाएगा वो रिलेशन, तो मास भी डबल मेरा नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में मुझसे पूछ रहा है मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम क्या होगा। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास का m और वेलोसिटी का l/t। ठीक है, अब मुझसे क्या कह रहा है कि अगर मैंने इसमें लेंथ को डबल कर दिया तो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा डबल। अभी हमने पहले दो ऑप्शन में क्या देखा है कि टाइम डबल नहीं हो सकता है, मास डबल नहीं हो सकता है, तो टाइम और मास डबल नहीं होगा, सिर्फ अगर लेंथ डबल हो जाए तो मेरा लीनियर मोमेंटम डबल हो जाएगा। यही आपका आंसर है। एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा ml2 और नीचे में हो जाएगा t का पावर 2। मास डबल नहीं हो सकता है, टाइम डबल नहीं हो सकता है, लेकिन लेंथ को अगर मैं डबल कर रहा हूँ तो ये एल स्क्वायर का मतलब है, अब डबल करने के बाद ये हो जाएगा 2l का होल स्क्वायर, तो एनर्जी मेरा 4 टाइम्स हो जाएगा। समझ आ रही है बात, अगर टाइम चेंज नहीं हो रहा है, मास चेंज नहीं हो रहा है, लेंथ को अगर मैं डबल कर दूँ तो एनर्जी मेरा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जो डबल वाला ऑप्शन है ये गलत है, तो मेरा एक ही आंसर होगा कि मोमेंटम का यूनिट डबल हो जाता है। नेक्स्ट में मुझसे कह रहा है कि y इज इक्वल टू a cos t/p माइनस क्यू इंटू एक्स। ठीक है, ये एक इक्वेशन गिवन है, उसमें आपसे कह रहा है कि t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, x डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑप्शंस में से बताइए कौन सा होल्ड्स ट्रू। ठीक है, याद क्या रखना है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसके अंदर रखा हुआ आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट यानी कि उसके अंदर रखा हुआ थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि कह लो यहाँ पे कॉस थीटा गिवन है, और आर्ग्यूमेंट मतलब अंदर रखा हुआ थीटा। ये दोनों ही कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस। हम लोग इसी चीज़ का यूज़ करेंगे। तो ये आगे रखा हुआ पूरा कॉस वाला, ये
पूरा इतना पार्ट का डायमेंशन नहीं होगा। तो बचा क्या मेरे पास, लेफ्ट में y, राइट में a। तो जो y का डायमेंशन होगा वही a का डायमेंशन होगा। ठीक, ये एक चीज़ हमें पता चली। नेक्स्ट, अगर आर्ग्यूमेंट डायमेंशन लेस होना है तो t बाई पी और क्यू एक्स का जो टी बाई पी इंडिविजुअली डायमेंशन लेस होना चाहिए, ये इंडिविजुअली डायमेंशन लेस होना चाहिए, तभी इन दोनों का डिफरेंस भी कैसा होगा, डायमेंशन लेस होगा। अब अगर टी बाई पी को डायमेंशन लेस होना है तो जो पी का डायमेंशन होगा वही टी का डायमेंशन होना चाहिए। यहाँ से मुझे क्या पता चला कि डायमेंशन ऑफ पी इक्वल्स डायमेंशन ऑफ टी। दूसरा, क्यू और एक्स को अगर डायमेंशन लेस होना है तो इन दोनों का डायमेंशन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, तो q का डायमेंशन x अगर मेरा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो डायमेंशन ऑफ q क्या हो जाएगा, 1 डायमेंशन ऑफ x, यानी कि l की पावर -1। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन आई थिंक यही मैच करता है कि यूनिट ऑफ t इज सेम एज दैट ऑफ p, डायमेंशन इक्वल है, यूनिट भी इक्वल आएगा। नेक्स्ट में मुझसे कह रहा है कि a अपॉन बी का वैल्यू या a अपॉन बी का डायमेंशन कितना होगा अगर आपको ये एक इक्वेशन गिवन है p इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, जहाँ पे कह रहा है कि p प्रेशर को डिनोट कर रहा है, x डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, t टाइम को डिनोट कर रहा है। आपको a और b के बारे में नहीं बोला है, a और b के बारे में कह रहा है कि इनके डायमेंशन का रेशियो बताइए कितना होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि दो क्वांटिटीज़ प्लस माइनस से सेपरेटेड हैं तो उनका डायमेंशन सेम होता है। दूसरा बात, ठीक है, और उनके डायमेंशन का जो एडिशन या सम होता है वो भी सेम डायमेंशन रखता है। कहने का मतलब, अगर ये एप्पल है, उसमें से मैंने कुछ एप्पल माइनस कर दिया तो जो फाइनल क्वांटिटी मिलेगा वो भी एप्पल ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है, जो ए का डायमेंशन है, क्योंकि टी स्क्वायर उससे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वही टी स्क्वायर का डायमेंशन होगा और वही a माइनस टी स्क्वायर का भी डायमेंशन होगा। समझ आ रहा है? तो यहाँ से मैंने इनडायरेक्टली a का डायमेंशन निकाल लिया, कितना है, t का पावर में 2। ठीक, अब नेक्स्ट में मुझसे क्या कह रहा है कि राइट में जो प्रेशर है, ठीक है, अब मैं डायमेंशनली इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, लेफ्ट में प्रेशर का डायमेंशन और वो कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया। इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर लिया, ये कितना आया, प्रेशर ml-1 t-2। ठीक है, ये है मेरा प्रेशर का डायमेंशन। अब मैं इसको डायमेंशनली इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, लेफ्ट में प्रेशर का डायमेंशन, ऊपर में a माइनस टी स्क्वायर का डायमेंशन, टी स्क्वायर का ही डायमेंशन होगा, और नीचे में मैंने b का डायमेंशन मुझे निकालना है और x अगर डिस्टेंस है तो उसका डायमेंशन हो जाएगा l। बस इसको रीअरेंज करके b को लेफ्ट साइड में ले आओ, बाकी सबको राइट में भेज दो, आपको b का डायमेंशन मिल जाएगा इतना। ठीक, ये आपको b का डायमेंशन मिला है, यहाँ आपके पास a का डायमेंशन है। आपसे पूछ रहा है a अपॉन b के डायमेंशंस का रेशियो, तो a का डायमेंशन t का पावर 2, b का डायमेंशन ये रहा m-1 t की पावर 4, यहाँ से आपको a बाई b का डायमेंशन मिलेगा m-t-2। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वेव है, उसका इक्वेशन गिवन है फिर से y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा x बाई वी माइनस के। हमसे कह रहा है कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, v लीनियर वेलोसिटी है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में दोनों रिलेटेड भी है। ये अगर मेरा रेडियस है, ये इस प्लेन में सर्कल है, तो इसके टेंजेंशियली जो वेलोसिटी होगा उसको हम कहते हैं लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टोरियली होता है ये एंगुलर वेलोसिटी। तीनों में क्या वेक्टर रिलेशन है कि v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। मैग्नीट्यूड की बात करूं तो v को मैं लिख सकता हूं r इंटू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा और r दोनों ही परपेंडिकुलर है। r मेरा इस डायरेक्शन में है, ओमेगा मेरा आउट ऑफ द प्लेन है राइट नाउ। ठीक है, तो r और ओमेगा परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू r इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा। यहाँ से मैं डायमेंशनली एनालाइज करूँ तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ v अपॉन डायमेंशन ऑफ r। v का डायमेंशन LT-1, r मेरा रेडियस है, उसका डायमेंशन लेंथ हो जाएगा। तो ओमेगा का डायमेंशन कितना आया मेरे पास, t की पावर में -1। अब थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है तो पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अंदर में रखा उसका आर्ग्यूमेंट दोनों ही कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन दिया है इसमें ओमेगा बाहर है, साइन के बाद ही आपका ब्रैकेट शुरू हो जाना चाहिए। तो अगर साइन के बाद ब्रैकेट शुरू नहीं हो रहा है तो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके हम ब्रैकेट शुरू करेंगे। इस ओमेगा को पहले अंदर भेजेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a साइन ओमेगा x बाई वी, और यहाँ पे मिलेगा ओमेगा इंटू के। अब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशनलेस होता है
तो ये साइन के साथ लगा हुआ ये पूरा ही जो क्वांटिटी है ये डायमेंशनलेस होगा, y का डायमेंशन a के बराबर होगा। ये पहला चीज़, इसका ज़रूरत पड़ता नहीं आपको, कभी पूछते नहीं है। बट अगर मैं आगे देखूँ तो जो डायमेंशन ओमेगा एक्स बाई वी का होगा, ये ओमेगा एक्स बाई वी भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, ओमेगा इंटू के भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। ओमेगा एक्स बाई वी डायमेंशनलेस होने का मतलब जो डायमेंशन ओमेगा एक्स का है वही डायमेंशन वी का होना चाहिए। जो डायमेंशन और ओमेगा के को अगर मैं एनालाइज करूँ तो ओमेगा का जो डायमेंशन है वो के डायमेंशन का रेसिप्रोकल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या बोला कि ओमेगा एक्स बाई वी डायमेंशन लेस होना चाहिए, ओमेगा इंटू के भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। ठीक है, मैंने अभी अभी यहाँ पे ओमेगा का डायमेंशन निकाल लिया था टी की पावर -1। तो ओमेगा और के अगर मल्टीप्लाइड है तो इनके डायमेंशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए डायमेंशन लेस होने के लिए। तो के का डायमेंशन में क्या लिख सकता हूँ, 1/ओमेगा, ओमेगा का डायमेंशन है टी का पावर -1, ओमेगा का डायमेंशन हो जाएगा टी। ठीक है, सॉरी हमसे के का पूछा था, के का हो जाएगा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पावर को अगर ऐसे डिफाइन किया जाए कि इट इज़ डिफाइंड एज कोई क्वांटिटी है मसल इनटू दूसरा क्वांटिटी है स्पीड। तो आपसे पूछ रहा है कि एसआई सिस्टम में जो यूनिट है और सीजीएस सिस्टम में यूनिट है मसल का, उसका रेशियो कितना होगा। कैसे करेंगे, पावर इज़ मसल इनटू स्पीड, ये मुझसे क्वेश्चन में डिफाइन करके कह रहा है। तो मैं यहाँ से मसल को क्या लिख सकता हूँ, पावर अपॉन स्पीड। अब डायमेंशनली अगर मुझे मसल लिखना है तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ पावर डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। पावर कैसे डिफाइंड है, ई बाई टी या फिर डब्ल्यू बाई टी। ठीक है, वर्क डन कैसे निकालेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर लिया और नीचे में टाइम से अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे मुझे मिल गया मेरे पावर का डायमेंशन। ठीक है, और नीचे में मैंने लिख लिया वेलोसिटी का डायमेंशन। दोनों को कंबाइन करके मैंने निकाल लिया मसल का डायमेंशन। यूनिट कन्वर्जन जिस भी क्वांटिटी का करना है उसका डायमेंशन चाहिए आपको। ठीक है, अब किसी भी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, N1 U1 इज इक्वल टू N2 इंटू U2। ठीक है, N1 U1 को मैंने बोला है कि ये SI सिस्टम का वैल्यूज़ है, N2 U2 को मैंने बोला है कि ये मेरा CGS सिस्टम का वैल्यूज़ है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि SI सिस्टम से CGS सिस्टम वाले का रेशियो कितना है। कहने का मतलब SI में वैल्यू N1 है, CGS में N2 है। SI बाई CGS का रेशियो मतलब N1 बाय N2। N1 बाय N2 का मतलब है U2 बाई U1। U2 बाई U1 का मतलब है ऊपर में सारा CGS सिस्टम का यूनिट रहेगा, नीचे में सारा यूनिट्स SI सिस्टम का रहेगा। अब कहाँ पे रखेंगे, जो डायमेंशन है उसमें। अगर ये वैल्यू ML1T-2 है तो कहने का मतलब ये हो जाएगा U2 बाई U1 में सबसे पहले होगा M2 बाई M1, और इसकी पावर में यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 होगा। दूसरा L का पावर में 1 है तो ये हो जाएगा L2 बाई L1, इसकी पावर में फिर से 1। दूसरा है T की पावर में -2 तो ये हो जाएगा T2 बाई T1, उसकी पावर में -2। जो डायमेंशन है उसी में आपको यूनिट कन्वर्जन लगाना है। ठीक है, अब सेकेंड वाली सारी वैल्यूज़ किसकी हैं, CGS की है। CGS सिस्टम में मास क्या होता है, 1 ग्राम। SI सिस्टम में होता है 1 kg। लेंथ होता है CGS में 1 सेंटीमीटर, लेंथ होता है SI में 1 मीटर। टाइम दोनों में ही सेकेंड्स होता है तो ये इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग 1 ही आएगा। अब 1/1000 kg कितना हो जाएगा, 1/1000। 1 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर हो जाएगा 1/100। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा टोटल में एंड 10 टू द पावर में -5। ठीक है, कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स के भी क्वेश्चन हैं। हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है। 10 की पावर पॉजिटिव में हो, 10 की पावर नेगेटिव में हो, वो हमेशा ही नॉन सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, डेसिमल वाले नंबर्स में क्या ट्रिक हम लोग यूज़ करते हैं कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से लास्ट तक चले जाते हैं। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट मेरा 3 है, उसके बाद 1 भी सिग्निफिकेंट होगा, डिजिट के लास्ट तक और भी डिजिट्स होते तो मैं वहाँ तक चला जाता। ठीक है, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर 3 है, उसके बाद बाकी 2 ही डिजिट्स हैं, तो मेरे पास इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा डेसिमल वाला वैल्यू है और 10 का पावर में -6 है। 10 की पावर में जो भी वैल्यू है वो नॉन सिग्निफिकेंट होती है। डेसिमल वाले नंबर में फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर से लास्ट नॉन ज़ीरो नंबर तक आपको सारे डिजिट्स गिनने होते हैं। तो 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। फर्स्ट नॉन ज़ीरो 1, लास्ट नॉन और डिजिट के लास्ट तक, डेसिमल वाले में लास्ट तक जाना है। तो लास्ट तक कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, 5 सिग्निफिकेंट है। हमसे पूछ रहा है कि कौन सी ऑप्शन में सारे ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट हैं। ठीक है,
सारे जीरो सिग्निफिकेंट का मतलब पहला वैल्यू अगर मैं लिखूं, ये डेसिमल वाला नंबर है। डेसिमल वाले नंबर में क्या होता है रूल कि आप फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से लास्ट तक काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4, चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ठीक है, तो ये बीच वाले दो तो सिग्निफिकेंट हुए, लेकिन ये तो काउंट नहीं हुआ, तो ये हमारा आंसर नहीं है। इसको अगर मैं देखूं तो ये बिना डेसिमल वाला नंबर है। बिना डेसिमल वाले नंबर में क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो, तो फर्स्ट नॉन जीरो 2 है, लास्ट नॉन जीरो 2 है, इसके बीच में कितना डिजिट है 1 2 3, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट है। कहने का मतलब बीच वाला जीरो सिग्निफिकेंट है लेकिन लास्ट वाला सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें अगर मैं देखूं तो फिर से ये डेसिमल वाला नंबर है। डेसिमल वाले नंबर में फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट तक गिनना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट नॉन जीरो उसके बाद लास्ट तक मेरे पास ये 3 डिजिट है, एक ही जीरो है वो सिग्निफिकेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20.2। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दो नंबर्स के एडिशन में कितना होगा। जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो हम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखते हैं, दोनों नंबर में कितना कितना है, रिजल्ट में मिनिमम वाला ले लेते हैं। जैसे पहले नंबर में डेसिमल के बाद 2 है, 2 और 0, तो मैं बोलूँगा इसमें 2 डेसिमल प्लेस है। नेक्स्ट में 8 और 0 है, इसमें भी कहूँगा 2 डेसिमल प्लेस है। अब दोनों सेम ही है तो रिजल्ट में भी 2 डेसिमल प्लेस आना चाहिए, तो 2 डेसिमल प्लेस आने के लिए ये आंसर का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा 8.00। समझ आ रही है बात। आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस आपको इसमें भी रखना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें 1 2 3 डेसिमल वाला नंबर हो गया, फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट तक काउंटिंग 3 डिजिट है। नेक्स्ट में कह रहा है 7.26 जूल में से आप 0.2 को सब्ट्रैक्ट करिए और सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के अकॉर्डिंगली आप करेक्ट आंसर को रिप्रेजेंट करिए। अब 7.26 में से जब मैं 0.2 माइनस करूँगा तो आइडियली मेरे पास आंसर आएगा 7.06। पर अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स को याद रखना है तो कैसे देखेंगे, डेसिमल वाले नंबर में ऐड सब्ट्रैक्ट में हम डेसिमल प्लेसेस देखते हैं। तो इसमें कितना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो मैंने कहा 2 डेसिमल प्लेस है। इसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो मैंने कहा 1 डेसिमल प्लेस है। अब कौन सा लेंगे हम, मिनिमम वाला। तो मेरे रिजल्ट में एक ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए। एक डेसिमल प्लेस होना चाहिए मतलब डेसिमल के बाद एक ही नंबर चाहिए, बाकी सारे नंबर्स को मुझे हटाना पड़ेगा। बाकी सारे नंबर्स को हटाना पड़ेगा तो राउंडिंग ऑफ लगाएंगे। अगर मुझे डेसिमल के बाद एक नंबर चाहिए तो मैं इस 6 को एनालाइज करूँगा। 6 मेरा कैसा है, 5 से बड़ा है, तो प्रीसीडिंग डिजिट को हम 1 से बढ़ा देते हैं। तो ये 7.0 जो था वो एक्चुअली 7.1 रिप्रेजेंट करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि इन दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करिए और करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिप्रेजेंट करिए। मल्टीप्लिकेशन में हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं, मिनिमम वाला चूज़ करते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम डेसिमल प्लेसेस देखते हैं और मिनिमम वाला लेते हैं। समझ आ रही है बात। ठीक है, तो अगर मैं पहला नंबर देखूं तो ये डेसिमल वाला है, फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट तक कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। दूसरा नंबर भी डेसिमल वाला है, इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट तक, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। ठीक है, जब मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, तो मेरे आंसर में भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद पूरा वैल्यू मेरे पास जो आता है वो कुछ इतना बड़ा आता है, मे बी और भी डिजिट्स आते होंगे, बट हम उसके लिए वरीड नहीं है। मुझे कितना सिग्निफिकेंट फिगर रखना है, 3। डेसिमल वाला नंबर है मेरा तो फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट तक में देखेंगे, पहला दूसरा तीसरा, कहने का मतलब 6.8 तक ही मुझे आंसर में रिप्रेजेंट करना है। आगे वाले डिजिट्स को मुझे एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड करने के लिए नेक्स्ट डिजिट कौन सा है, 0 है, वो ऑलरेडी लेस देन 5 है तो ये वाला चेंज नहीं होगा। फाइनल आंसर होगा 65.8। ठीक, नेक्स्ट में कह रहा है कि लेंथ ब्रेड थिकनेस आपको गिवन है, लेंथ और ब्रेड्थ आपको मीटर में गिवन है, थिकनेस आपको सेंटीमीटर में गिवन है। तो कह रहा है वॉल्यूम के बारे में करेक्ट रिप्रेजेंटेशन करो कीपिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स इन माइंड। लेंथ की वैल्यू है 4.234, डेसिमल वाला नंबर है फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट तक, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, ये भी डेसिमल वाला नंबर है फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट तक, 1 2 3 4, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर मैं हाइट को देखूं, ठीक है, तो या थिकनेस, हाइट या थिकनेस जो भी कह लो, उसका वैल्यू मुझे सेंटीमीटर में गिवन था, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई किया। अब और 10 की पावर में पॉजिटिव हो नेगेटिव हो ये होता है नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है,
और 2.01 को देखूं तो ये डेसिमल वाला नंबर है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो से लास्ट तक, तो 1 2 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब अगर मैं इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे फाइनल आंसर में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए ऑफ ऑल दी नंबर्स दैट आर बीइंग मल्टीप्लाइड। तो मेरे पास मेरे फाइनल आंसर में कितना होना चाहिए, 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए। तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू कुछ ऐसी बड़ी सी आती है। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, डेसिमल वाला नंबर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो से काउंटिंग शुरू कर देंगे। फर्स्ट नॉन ज़ीरो 8, दूसरा, तीसरा, कहने का मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है मेरा आंसर यहीं तक आएगा। यहीं तक आने का मतलब है जित उसके बाद वाले डिजिट को एनालाइज करेंगे। अब ये क्योंकि लेस देन 5 है तो 5 के ये 2 लेस देन 5 है तो इसका प्रीसीडिंग डिजिट जो 5 है वो एज इट इज़ रहेगा, चेंज नहीं होगा, और आपका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इसका हो जाएगा 0.0855। नेक्स्ट में कह रहा है रेडियस 0.16 mm है, एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में ही कितना होगा। एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में ही पूछ रहा है तो रेडियस को मीटर में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा पाई इंटू 0.16 का स्क्वायर। ये वैल्यू कुछ ऐसा आता है। अब हमें करेक्ट रिप्रेजेंटेशन करना है तो मैं कर क्या रहा हूँ, एक्चुअली आर को आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन में क्या देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं, दोनों सेम नंबर है तो जो इनमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा वही आंसर में भी रखेंगे। तो वैल्यू अगर मैं देखूँ 0.16, ये सॉरी 10⁻³ नहीं होगा, सिर्फ ये 16 mm होगा, ठीक है। तो 0.16 mm को अगर मैं देखूँ तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2। दूसरा जो आर है उसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मेरे फाइनल आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए। मेरा डिजिट नंबर कैसा है फाइनल वाला, डेसिमल वाला है, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद मैं काउंटिंग शुरू कर दूंगा। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो में आएगा 8 और 0, यही 2 डिजिट्स मेरे पास आएंगे। तो मेरे पास आंसर क्या होगा, ये पहला ये दूसरा, तो मेरा आंसर होगा 0.080, ठीक है। अगर आपने सिर्फ 0.8 लिया तो आपने एक ही सिग्निफिकेंट फिगर लिया है। नेक्स्ट में क्या है, 97.52 को जब मैं 2.54 से डिवाइड करूंगा तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए करेक्ट आंसर क्या होगा। 97.52 डेसिमल वाला नंबर है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो से लास्ट तक सारे सिग्निफिकेंट होंगे, 4 मिले। सेकंड नंबर भी डेसिमल वाला है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो से लास्ट तक 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखते हैं तो रिजल्ट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। पहले मल्टीप्लाई करके मैंने देख लिया। अब डेसिमल वाले नंबर में फर्स्ट नॉन ज़ीरो से सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग शुरू, पहला सिग्निफिकेंट, दूसरा सिग्निफिकेंट, तीसरा सिग्निफिकेंट, कहने का मतलब 38.3 तक रिजल्ट मुझे रखना है। आगे वालों को एक्सक्लूड करना है, जिनको एक्सक्लूड करना है उसमें पहला डिजिट 9 है, इसके हिसाब से राउंडिंग ऑफ होगी। अब ये 9 कैसा है, 5 से बड़ा है तो इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट 3 है वो 1 से बढ़ जाएगा और वो हो जाएगा 4। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 38.4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक वैल्यू ये है, उसको मल्टीप्लाई किया है इससे तो कितना होगा विद ड्यू रिगार्ड्स टू सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे एक भी मैच नहीं होता है। लॉजिक क्या है, इस आंसर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5 25 और 10 की पावर्स को मल्टीप्लाई करके क्या लिखा, 10⁻⁻14। अब इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में क्या लिख सकता हूँ, 2.5 × 10⁻13। अब अगर ये नंबर यूजुअली अगर 3.16 से छोटा होता है तो हम लोग ऑर्डर को कहते हैं 1 इंटू जो भी आगे में 10 का पावर लगा हुआ था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू आगे में 10⁻14 था, ठीक है, सॉरी 13 था, तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा।